नमस्कार जय हिंद साथियों। एक समय ऐसा था कि जब दुनिया भारत को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करती थी। उसी में से एक व्यक्ति का नाम होता है विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उनका मानना था कि जो भारत है, अगर हम इन्हें सत्ता दे देंगे तो भारतीय जो है शासन व्यवस्था नहीं चला पाएंगे। इनका जो शासन है, इनका जो देश है, वो उसकी एकता अखंडता खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। लेकिन आज दुनिया जो है 75 वर्ष के बाद आज भारत ने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। जैसा कि आपको पता है कि जो G20 शिखर सम्मेलन है वो जो है आज समाप्त हो गया, और जितने जो लीडर्स थे पूरे G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जो घोषणा वगैरह जो भी हुई, वो एक मसौदा जो है G20 देशों ने सबके सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। और वो जो मसौदा है वो कहीं ना कहीं मानवता को, सर्वसमावेशी संपूर्ण मानव जाति को, कल्याण को कहीं ना कहीं उसमें अंकित होता है, दिखाई देता है। तो आज हम कुछ इसी पर और चर्चा करेंगे, जैसे कि इसमें कुछ एक और सदस्य को जोड़ा गया है, अफ्रीकन यूनियन हो गया, और इसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या जो है प्रमुख मुद्दे रहे, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको G20 के बारे में बताया। G20 बेसिकली क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, कितने टोटल देश जो है इसके सदस्य हैं, ये जो है हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था। लीडर वही होता है जो कमज़ोर व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर चले, उसी को हम कहेंगे नेतृत्व करने की क्षमता या नेतृत्व करने का एक सही तरीका। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो बेसिकली G20 जो है 20 देशों का एक समूह है, और इस 20 देशों में जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से लोग हैं। जैसे कि अफ्रीकन यूनियन है, इसमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इसमें जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें साथ साथ विकासशील देश जो है इसके अंग हैं। लेकिन मैंने बताया कि लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चले। भारत ने कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ है, जो दक्षिणी गोलार्ध के वह देश जो गरीब हैं, असहाय हैं, कहीं ना कहीं उनकी GDP में योगदान बहुत कम है, व्यापार में योगदान उनका बहुत कम है, ऐसे देशों को साथ लेकर भारत जो है कहीं ना कहीं चलने का प्रयास करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने G20 जो सम्मेलन है इसमें एक नया सदस्य जोड़ा है जिसका नाम है अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो अफ्रीकी यूनियन है इसको एक नया सदस्य के रूप में ऐड किया है। कई सालों से कयास चल रहा था कि G20 में विस्तार हो, जैसे कि आप सुनते रहते हो अक्सर UNO में विस्तार होना चाहिए, UNO की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार होने चाहिए। इसी के साथ साथ कहीं कि ये कहा जा रहा था कि जो G20 है उसमें भी जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहीं ना कहीं ये जो है जो अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका अपना एक यूनियन है। जैसे कि यूरोपीय यूनियन है, कुछ देशों को मिला के यूरोपीय यूनियन बनाया गया है, उसी की तर्ज पर अफ्रीका एक महाद्वीप का अपना एक यूनियन है। उस यूनियन को, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को एज अ यूनियन G20 के रूप में शामिल किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो अफ्रीकी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री, इनके गले लग रहे हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ जो है मोदी जी जो है अफ्रीकी यूनियन को एज अ सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा करते हुए यहाँ आपको दिख रहे हैं। अगर हम अफ्रीकी यूनियन की बात करें तो देखो बेसिकली जो अफ्रीकी यूनियन है ये 55 देशों का एक समूह है। जैसे कि हमने यूरोपीय यूनियन के बारे में बताया आपको, यूरोपीय यूनियन जो है लगभग 20 से 25 जो है देश हैं उनका एक समूह है। उसी संदर्भ में जो अफ्रीकी यूनियन है ये 55 देशों का समूह है। यहाँ हम देखें ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें बेसिकली 55 देश हैं। तो इस पूरे 55 देशों का एक समूह है जिसका नाम है अफ्रीकी यूनियन। इसी को जो है शामिल किया गया है G20 के 21वें सदस्य के रूप में। तो अफ्रीकी यूनियन बेसिकली इसका गठन जो है 9 जुलाई 2002 को इसका गठन होता है अफ्रीकी यूनियन का। और इसके जो अध्यक्ष हैं अजाली असोमानी, ये बेसिकली अजाली असोमानी इसके अध्यक्ष हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के गले लग रहे हैं। इनको एज अ 21 मेंबर के रूप में कहीं ना कहीं से इन्हें शामिल किया गया है। बेसिकली जो अफ्रीकी यूनियन है इसका जो गठन का उद्देश्य था वो जो अफ्रीकी देश हैं उनकी एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना था कहीं ना कहीं, कि जो पूरा अफ्रीका है वो
वैश्विक मंच पर एज अ टोटल होल जो सारे कंट्रीज जो है अपना एक प्रतिनिधित्व कर सकें। तो इसलिए इस अफ्रीकी यूनियन का गठन किया गया और अब जो है G20 न होकर के G21 हो गया है। ये G20 का सम्मेलन भारत में होना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखो, जो G20 सम्मेलन भारत में हुआ तो ये भारत में हुआ तो इससे पूरा जो विश्व है, वैश्विक जो समुदाय है, वैश्विक समुदाय को कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक नई झलक, नई जानकारी मिलने को कहीं ना कहीं उन्हें मिली। कैसे? जो G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ वो बेसिकली भारत मंडपम, ये पूरी एक नई बिल्डिंग है। इसे हम कह सकते हैं कन्वेंशन सेंटर, जो अभी बनाया गया है। अभी 2-3 महीने पहले जो जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का जो है उद्घाटन किया। ये जो कन्वेंशन सेंटर आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली में, और ये लगभग जो है, ये जो सेंटर है, ये कन्वेंशन सेंटर है, लगभग 123 एकड़ में फैला हुआ है और देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। अब प्रश्न उठता है कि बेसिकली जो कन्वेंशन सेंटर है वो होता क्या है। देखो, जैसे हम अपने घर पे जब भी अपना मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें जो अतिथि होते हैं या कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसके लिए ठहरने के लिए या वार्तालाप करने के लिए, है ना, एक अलग से अपना जो है एक जगह बनाते हैं, है ना, बेडरूम बनाते हैं। बेडरूम नहीं कहना चाहिए, हम भी अपने घर जो है एक बरंडा टाइप में, बरामदा टाइप में एक ऐसा बैठने के लिए एक बड़ा कमरा टाइप में बनाते हैं। उसी रूप में जो भारत है, भारत ने एक कन्वेंशन सेंटर बनाया है और उसका उद्देश्य है कि जो बड़ी बड़ी समिट है, जैसे कि G20 हो गया, बेसिकली ये स्पेशली G20 के लिए ही बनाया गया था। G20 हो गया या बाकी जो है और जो कन्वेंशन कभी हो भारत में, बड़ी बड़ी बैठकें हों, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है, जिसका नाम है भारत मंडपम। ठीक है, इसमें भारतीय संस्कृति की, भारतीय धरोहर की इसमें झलक दिखती है। कैसे? इसमें जो भारत की प्राचीन जो कलाएँ, जो कला हो गई या जो भारतीय प्राचीन जो धरोहर है, उनको कहीं ना कहीं इनकी दीवारों पर सजाया गया है। जैसे कि ये नटराज जो दिख रहा है आपको, नटराज की मूर्ति, इसको जो है इस कन्वेंशन सेंटर में स्थापित किया गया है और साथ ही इसकी दीवारों पर भारतीय संस्कृति की परछाई है। क्या क्या है? जैसे कि इसकी दीवारों पर योग मुद्रा बनी हुई, योग मुद्रा के रूप में बनी हुई मूर्तियाँ हो गई, तंजौर पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, नटराज की मूर्ति 27 फीट ऊंची। ये कुछ ऐसी भारतीय प्राचीन जो संस्कृति, भारतीय प्राचीन जो इतिहास है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये जो कन्वेंशन सेंटर है, इसमें एक साथ लगभग 4000 लोग बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो इस सेंटर से कहीं ना कहीं पूरे विश्व समुदाय को लगा कि नहीं भैया, भारत भी जो है उभरता हुआ देश है, एक नया लीडरशिप और नई जो है नेतृत्व क्षमता कहीं ना कहीं भारत के पास है। तो ये हमने बात की कन्वेंशन सेंटर को लेके। अब प्रश्न उठता है कि आखिर G20 जो समिट हुई, इसकी क्या घोषणाएं हुई, आखिर कंक्लूजन क्या निकला। तो देखो, अगर हम बात करें तो देखो, कुछ मुद्दे अमूमन होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, जैसे कि आतंकवाद से लड़ाई, साथ मिलकर लड़ेंगे। आतंकवाद आपको पता है कि बहुत ही बड़ी समस्या है। कम विकसित देश हैं उन पर ध्यान, जैसे कि मैंने बताया अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। तो जो छोटे छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना, ये भी इसका उद्देश्य है। भ्रष्टाचार हो गया, क्रिप्टो करेंसी, इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई है, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, वो है भारत से यूरोप तक एक कॉरिडोर का बनना। भारत से यूरोप तक एक कॉरिडोर बनेगा। अब कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर बेसिकली एक गलियारा होगा जो केवल व्यापार और वाणिज्य में उपयोग किया जाएगा। देखो, ये सबसे बड़ी घटना है। अब कॉरिडोर कहाँ से बनेगा? देखो, ये पूरा जो है विश्व का नक्शा है। अगर इसे थोड़ा सा हम बड़ा करें, जूम करें, तो देखो, ये जो विश्व का नक्शा है, अब जो कॉरिडोर बनेगा वो कहाँ से बनेगा? वो भारत से लेके और यूरोप तक, है ना। अभी जाने का अभी जो रास्ता है वो किधर होके जाते हैं? हम जो है इधर ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी होते हुए ये फारस जो है इधर सुएज नहर पास करते हुए ऐसे जाते हैं। ठीक है, अब जो कॉरिडोर बन जाएगा उससे हमारा जो रूट है, हमारा जो यूरोप तक जो कह सकते हैं कनेक्टिविटी है, वो आसान हो जाएगी। कैसे होगी? अब जो है भारत जो है गुजरात से संयुक्त अरब अमीरात,
है ना, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इजराइल और ग्रीस, इटली, जर्मनी और फ्रांस तक एक कॉरिडोर बनेगा। इस कॉरिडोर के बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? देखो, ये जो पूरा व्यापार वाला रूट है, ये पूरा जो यूरोप और भारत की जो कनेक्टिविटीज़ है वो आसान हो जाएगी, चाहे वस्तुओं का आदान प्रदान हो, सर्विसेज का आदान प्रदान हो, है ना। और जो खाड़ी देश है, खाड़ी देशों से तेल का जो है भारत को तेल की प्राप्ति होना हो, ये सारे इस कॉरिडोर से आसान हो जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो भारत जो है जो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन उत्तर दक्षिण गलियारा की अपेक्षा ये जो कॉरिडोर बनेगा ये कई मायनों में जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें जो देश शामिल होंगे वो कौन कौन से हैं? इसमें जो देश होंगे वो भारत होगा, यूएई होगा, सऊदी अरब होगा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका जो है इस कॉरिडोर के हिस्सा होंगे। इस कॉरिडोर में कहीं ना कहीं इन्होंने रुचि दिखाई है। तो मित्रों, आने वाले समय में भारत उभरेगा। भारत की जो लीडरशिप है पूरा विश्व कहीं ना कहीं समझ रहा है। जो साउथ वाला रीजन है, जो ये पूरा जो साउथ वाला रीजन है, इस रीजन में भारत कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ देश है। और जो साउथ वाले जो देश हैं, जितने गरीब देश हैं, वो भारत को एज अ लीडर, एज अ अपना अध्यक्ष कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। तो भारत की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत का जो कद है वो बढ़ रहा है। और जिस तरीके से G20 जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन से जो भारत का जो टूरिज्म है, पर्यटन का सेक्टर हो गया, या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो छवि है वो तो उसमें तो उभार होगा ही होगा, है ना। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।